कलोनियल लेगेसी क्या होता है ये बताइए आपके हिसाब से। कलोनियल लेगेसी ये क्या होता है? कलोनियल लेगेसी क्या है? देखो, हमने ये देखा कि ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर काफ़ी समय से राज कर रहे थे, 200 साल उन्होंने राज किया, और इसी वजह से हमारी नेवी, एयरफोर्स, आर्मी के अंदर कहीं ना कहीं उनकी एक छाप देखने को मिलती है, क्योंकि ये सब चीज़ें उनके द्वारा बनाई गई। और चाहे हम रेलवेज़ की बात करें, या फिर हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट किया, या फिर बजट भी हमारा कितने बजे पेश होगा, कौन पेश करेगा, कैसे पेश करेगा, ये सभी चीज़ें काफ़ी समय से वो करते हुए आ रहे थे। और आज़ादी के बाद भी हमने क्या देखा? आज़ादी के बाद भी हमने देखा कि कहीं ना कहीं हम उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे थे। फिर कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आया कि भाई अब तो हम आज़ाद हो चुके हैं, तो हम ऐसी चीज़ों को अपने देश में क्यों रखें? क्यों ना वो कलोनियल लेगेसी जो हमें कहीं ना कहीं पिछले काफ़ी सालों से रूल करते आई है, उसको ख़त्म किया जा सके। अब कलोनियल लेगेसी क्या है? देखिए, जब हम इंग्लिश में भी बात करते हैं, वो लैंग्वेज जो है, अंग्रेज़ी भाषा जो है, वो भी अपने आप में कलोनियल लेगेसी का एक उदाहरण है। ठीक है, इसके साथ साथ जो कपड़े हम डालते हैं, वेस्टर्न कपड़े डालते हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक कलोनियल लेगेसी की छाप हमारे ऊपर दिखाता है। और ये चीज़ हमें काफ़ी जगहों पर देखने को मिलती है, और जैसे हमें नेवी के अंदर भी ये चीज़ देखने को मिली, और हमने इसे हाल ही में नेवी से ख़त्म किया है। कैसे किया देखिएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना ने पारंपरिक नौसेना प्रतीकों का एक नाम बदलकर और नए प्रतीक चिन्ह पेश करके अपनी ब्रिटिश औपनिवेशिक विरासत को बहाल करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। क्योंकि देखो, अंग्रेजी साम्राज्य ऐसा साम्राज्य था जो कहते थे कि यहाँ पर कभी सूर्य अस्त नहीं होता है, क्योंकि पूरे पूर्व से लेकर पश्चिम तक अगर आप देखें, पूरी दुनिया के अंदर उनके अलग अलग उपनिवेश बने हुए थे, उनके अपने अपने साम्राज्य थे। और इसी वजह से वो ये कहते थे कि हमारे तो इतनी बड़ी, आप कह सकते हैं, सल्तनत है जहाँ पर कभी भी सूरज जो है वो अस्त नहीं होता है, मतलब पूर्व से खत्म होगा तो पश्चिम में पहुंचेगा, वहां पर भी उनके उपनिवेश बने हुए। तो ऐसा वो कहा करते थे, और अलग अलग देशों के अंदर जहां जहां उन्होंने राज किया, इस तरीके की चीजें जो थी उन्होंने अपनी तरफ से शामिल भी करी। ठीक है, चलिए, तो यहां पर जो नेवी के अंदर ऐसी कुछ छाप थी, ऐसी कुछ चीज थी जिसमें कहीं ना कहीं ब्रिटिश साम्राज्य जो था उसके बारे में पता चलता था। अब हम उसे खत्म यहां पर नेवी से करते जा रहे हैं। क्या क्या चीजें हैं वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमने यहां पर देखा कि नामों को बदला गया। जैसे भारतीय नौसेना जो है, जैक करके एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, जो किसको दिखाता है? जो राष्ट्रीय ध्वज को कहीं ना कहीं प्रतीत करता है। तो यहां पर जैक शब्द का इस्तेमाल ब्रिटिश नेवी किया करती थी, और क्योंकि वो हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, हमारे यहाँ पे राज्य कर रहे थे, इस वजह से हम लोगों ने भी जैक शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन आज हमें समझ में आया कि भाई हम जैक शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? कौन है जैक? अगर हम अपने कल्चर में झांक कर देखें, अपने ट्रेडिशन को देखें, तो कहीं दूर दूर तक जैक का मतलब नहीं आता है। ठीक है, इसी तरीके से जैक स्टाफ का हम एक और शब्द है, इसका इस्तेमाल कर रहे थे। अब ये किस लिए कर रहे थे? जैसे जैक का मतलब है जो आपका झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज जो है, जैक स्टाफ का मतलब है जिस, आप कह सकते हैं, पोल के ऊपर ये लगाया जाता है, उसको कहते हैं जैक स्टाफ। तो इसको भी बदलकर क्या किया गया? राष्ट्रीय ध्वज स्टाफ किया गया। तो कहा गया कि देखिए, अब हम जैक शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैक स्टाफ शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो सही शब्द है जैक मतलब राष्ट्रीय ध्वज, हमारे लिए जैक कौन है? कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमारे लिए जो महत्वपूर्ण शब्द है वो क्या है? राष्ट्रीय ध्वज। हमारे लिए जो महत्वपूर्ण शब्द है वो क्या है? राष्ट्रीय ध्वज स्टाफ। तो इसका इस्तेमाल यहां पर किया जाने लगा। ठीक है, यहां पर देखेंगे जैक और जैक स्टाफ शब्द ब्रिटिश नौसेना के इतिहास में गहराई से निहित है, और भारत सहित दुनिया के दूसरे जो इनके उपनिवेश थे वहां पर भी आज भी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हमने यहां पर दिमाग लगाते हुए कहा कि भाई जब अंग्रेज चले गए तो उनके शब्द भी उनके साथ चले जाने चाहिए थे, और हमने यहां पर यह निर्णय लिया कि अब जैक शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा, जैक स्टाफ शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। क्योंकि देखिए, जो शब्द होते हैं ना, इनमें बड़ी ताकत होती है, और ये काफ़ी ज़रूरी भी होते हैं। किस शब्द का इस्तेमाल किसके द्वारा किया जा रहा है, इससे आप व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में भी बता सकते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू आ रहा था, जिसमें इस तरीके से एक पूरी स्क्रीन को डिवाइड किया हुआ था। इसके बाहिनी तरफ एक मुख्यमंत्री थे, हम इनको कहते हैं CM1, ये एक मुख्यमंत्री थे, और दाहिनी तरफ स्क्रीन के एक दूसरे मुख्यमंत्री थे। इन दोनों के अलग अलग समय पर इंटरव्यूज हुए, और उनके छोटे छोटे क्लिप्स यहां पर लगा कर रखे थे। तो पहले व्यक्ति का जो इंटरव्यू हुआ, इस व्यक्ति ने कहा कि मैं जो हूं, मैं इस जगह का मालिक हूं। मतलब अपने स्टेट, या आप कह सकते हैं अपने केंद्र शासित प्रदेश या स्टेट जो भी था, उसको लेकर इस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो इस जगह का मालिक हूं। मतलब मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं इस जगह का मालिक हूं। दूसरे इंटरव्यू के अंदर दूसरे जो CM थे, उन्होंने कहा कि भाई हम तो मालिक नहीं है, हम तो केयर टेकर हैं। साथ में नहीं हो रहे थे इंटरव्यू,
इंटरव्यू अलग अलग हुए लेकिन उनके छोटे छोटे क्लिप काट के रखे हुए थे। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं कौन हूँ, मैं तो सिर्फ यहाँ पर इसका एक रखवाला हूँ, ठीक है, मैं तो एक केयर टेकर हूँ, उससे ज़्यादा मेरा यहाँ पर कोई और भूमिका नहीं है। आज मैं इसका रखवाला हूँ, कल को कोई और रखवाला होगा, ये मेरी संपत्ति नहीं है, ठीक है। लेकिन पहले केस में सीएम ने क्या कहा कि मैं यहाँ का मालिक हूँ। तो अब एक व्यक्ति जो है, देखो पद जो है दोनों के सेम है। एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं जो राज्य है उसका रखवाला हूँ, मैं मालिक नहीं हूँ, और दूसरा व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं तो मालिक हूँ। अब आप बताएं दोनों में से किसके व्यक्तित्व के बारे में आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? क्योंकि देखिए नेता लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत सोच समझ के बोलते हैं, और अगर ऐसी कोई बात निकली है किसी के मुंह से तो कहीं ना कहीं उसके अंदर की ये बात निकली है जो काफ़ी मुश्किल से निकलती है। तो यहाँ पर आप दोनों के व्यक्तित्व के बारे में कुछ हद तक तो जरूर अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। तभी मैंने कहा कि शब्द जो होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, और वही चीज़ अब भारत सरकार के द्वारा करी जा रही है कि हम पुराने शब्द जो कहीं ना कहीं ब्रिटिश एम्पायर के बारे में बताते हैं उसको प्रतीक करते हैं, तो उन शब्दों का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, हम अपने जो ट्रेडिशनल हमारे शब्द हैं उनका इस्तेमाल यहाँ पर करने वाले हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हाल ही में, वैसे कहा जा सकता है कि कुछ साल पहले सरकार ने एक सड़क का नाम बदला था, दिल्ली के अंदर एक सड़क का नाम बदला था। उससे भी आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति जो है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। जैसे आप क्या उसका उदाहरण मुझे दे सकते हैं या फिर उसका नाम बता सकते हैं? एक सड़क हुआ करती थी जिसका नाम बदला गया था दिल्ली के अंदर, काफ़ी आप कह सकते हैं कि मेन स्ट्रीम सड़क थी वो। बताइए, राजपथ का नाम बदलकर हमने क्या किया था? कर्तव्य पथ किया था, ठीक है। यहां पर आगे आते मैं दिखा देता हूं एक बार आपको। यहां पर देखिएगा, राजपथ का नाम बदलकर क्या किया था? कर्तव्य पथ रखा गया था, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या समझ में आ रहा है? राज, ठीक है, रूलिंग मेंटालिटी आपको कहीं ना कहीं जो आपको रूल करने की, राज करने की जो मानसिकता है उसके बारे में समझ में आ रहा होगा। यह अंग्रेजों के समय का था, लेकिन अभी ये कर्तव्य पथ मतलब कहीं ना कहीं हम ड्यूटी की बात कर रहे हैं, अपने धर्म की बात कर रहे हैं कि भाई ये काम करना, लोगों के प्रति निष्ठा रखना, लोगों के काम करना, ये हमारे लिए कहीं ना कहीं जरूरी है। तो हमने पूरा जो राजपथ था उसका नाम बदल के क्या किया? कर्तव्य पथ किया। तो नाम जो है वो काफ़ी ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा, नामों के अलावा हमने और भी यहाँ पर कुछ बदलाव करे हैं ना। इसके अलावा हमने यहाँ पर जो झंडा होता है ना, झंडे के अंदर भी हमने कुछ बदलाव किए, क्योंकि देखिए चिन्हों के अंदर बदलाव किए और हमने साथ ही साथ जो भाषा है उसके अंदर भी बदलाव किया। जैसे यहाँ पे पुराना झंडा कुछ इस तरीके का होता था, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। इसमें हमारा ट्राई कलर होता था, हमने ट्राई कलर को, तिरंगे को एज इट इज़ रखा है। हमने नेशनल एम्बलम हमारा हुआ करता था, नेशनल एम्बलम को एज इट इज़ रखा है। ये बीच में अगर आप देखेंगे ये जो क्रॉस बना हुआ है ना, इसे कहा जाता था या अभी भी कहा जाता है जॉर्ज क्रॉस। अब क्या जॉर्ज क्रॉस, क्या ये हमारे ट्रेडिशन से, हमारे कल्चर से कहीं से भी रिलेट करता है? हमारे ट्रेडिशन, हमारे कल्चर से कहीं से भी ये संबंधित नहीं है। और इसी वजह से कहा गया कि ये जॉर्ज क्रॉस की क्या ज़रूरत है, हटाओ इसको, ये तो अंग्रेज़ों के टाइम में था, उन्होंने लेकर आए थे, ये उनके ट्रेडिशन या कल्चर से रिलेट करता है, हमसे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसे हटाया गया और हमने यहाँ पर क्या किया? हमने जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी हैं उनके यहाँ पर जो मुहर हुआ करती थी, जो सील हुआ करती थी, उससे प्रेरणा लेते हुए यहाँ पर जो अष्टभुज आकार की सील है वो यहाँ पर लगाई है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जब हम छत्रपति शिवाजी महाराज जी की बात करते हैं वहाँ पर हम कहीं ना कहीं अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर, अपने पास्ट, अपने हेरिटेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो जॉर्ज क्रॉस है उसे हटाकर यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी जो है उनसे प्रेरणा लेते हुए, उनकी मोहर से प्रेरणा लेते हुए ये एम्बलम उसमें ऐड किया है, ठीक है। तो पहले ये हुआ करता था झंडा, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, अब झंडा है ये, आप ये देख रहे हैं बड़े में, ठीक है। अर्लियर एंड नाउ भी यहाँ पर लिखा है, तो ये भी एक बदलाव हमने यहाँ पर किया। इसके अलावा हमने जो आपके एपुलेट होते हैं, एपुलेट क्या होते हैं? जब भी आप यूनिफॉर्म सर्विसेज के अंदर जाते हैं, जैसे आईपीएस में भी जाएंगे या फिर जब आप आर्म्ड फोर्सेस में जाते हैं, तो आपको यहाँ पे शोल्डर पे ये एपुलेट बने हुए दिखाई देते हैं। तो इसके अंदर भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हम यहाँ पर देखेंगे। इसके अंदर भी हमने बदलाव किया। कैसे? जैसे पहले जो फूल बने होते थे उनका कुछ आकार इस तरीके का था, तो यहाँ पर नए फूलों को ऐड किया गया। हालांकि इसके पीछे का कोई कारण नहीं बताया, ये बताया कि जो नए फूल है ये ज़्यादा दिखने में अच्छे हैं तो इसी वजह से इन्हें ऐड किया गया, लेकिन बाकियों के कारण बताया गया। जैसे यहाँ पर एक आपको डंडा दिखाई दे रहा होगा, बेटन, कहा कि भाई देखो हम नेवी की बात करें, नेवी में डंडे का क्या लेना देना है, इसे हटाओ। और यहाँ पर टेलीस्कोप को ऐड किया गया क्योंकि नेवी में टेलीस्कोप का लेना देना होता है। इसके अलावा एक तलवार आपको दिखाई दे रही होगी, कहा गया कि इस तलवार को हटाओ क्योंकि ये एक ऐसी तलवार है, एक जेनरिक लुकिंग तलवार है। हम लोग कौन सी तलवार ऐड करेंगे? हम वो तलवार ऐड करेंगे जो दोनों तरफ से धारदार होती है। और ये जो तलवार है ये किसके द्वारा यूज़ करी जाती थी? ये जो राजपूत
वॉरियर्स हुआ करते थे, राजपूतों के द्वारा ये तलवार इस्तेमाल करी जाती थी। तो राजपूतों की जो तलवार है वो हमने यहाँ पर रखी है ताकि हमारा एक जो पास्ट है, हमारा जो इतिहास है, उसको यहाँ पर दर्शाया जा सके। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए ये डिज़ाइन जो था इसका कोई मतलब नहीं था। यहाँ पे दोबारा से जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी हैं उनकी जो मुहर थी वो उस आकार का यहाँ पर एम्बलम जो है उसके अंदर रखा गया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऊपर ये जो गोल्ड कॉइन है इसके अंदर एक एंकर बना हुआ है और ये एंकर कुछ टेढ़ा मेढ़ा है। इसको ठीक करते हुए प्रॉपर एंकर जो है वो यहाँ पर ऐड किया गया। ये कुछ बदलाव जो थे ये हमने किए किसके अंदर, ये बदलाव हमने किए अपने एपोलेट के अंदर। ठीक है, एपोलेट के अंदर हमने कुछ बदलाव यहाँ पर किए। तो हम सिर्फ नामों के अंदर ही बदलाव नहीं कर रहे हैं, सिर्फ झंडों के अंदर ही बदलाव नहीं कर रहे हैं हम, आप देखेंगे बारीक से बारीक चीज़ जहाँ पर कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों की छाप है उसे हटाते हुए हम अपने इतिहास को यहाँ पर एम्ब्रेस कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक और भी बात यहाँ पे करी गई, और वैसे मैं आपको बताता हूँ कि लबासना के अंदर भी एक मेस है। तो लबासना की जो मेस है वहाँ पर एक प्रॉपर जो आपका यूनिफॉर्म कोड होता है उसे फॉलो किया जाता है, ड्रेस कोड को फॉलो किया जाता है। मतलब आप जब भी लबासना में मेस में जाएंगे, लेट्स से कि आप देखो दिन में तो क्लासेस होती हैं, तो दिन में तो लंच करने के लिए जब जाएंगे तो सब लोग आपके फॉर्मल्स में ही होते हैं। लेकिन जब रात की बात आती है, जब आपको डिनर के लिए जाना है, तब भी वहाँ पर प्रॉपर ड्रेस कोड को फॉलो करना होता है। मतलब आपको वहाँ पर फॉर्मल्स में ही जाना है। ठीक है, इसको लेकर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। जब आप लोग एथिक्स की क्लासेस लेंगे मुझसे तब मैं आपसे शेयर करूँगा कि मेरी वहाँ पर जर्नी किस तरीके की रही, हम क्या क्या चीज़ें वहाँ पर करते थे। बट हाँ, वहाँ ड्रेस कोड तो मतलब प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाता है। और ड्रेस कोड में क्या रहता है कि आपको फॉर्मल्स डालने हैं, शर्ट होनी चाहिए, टाई होनी चाहिए, बेल्ट, ट्राउज़र, एंड देन ऊपर आपकी जैकेट, जिसको आप कोट कहते हैं, कोट या जैकेट आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर ड्रेस कोड वहाँ पर फॉलो किया जाता है। लेकिन नौसेना ने क्या किया, नौसेना ने यहाँ पर ड्रेस कोड के अंदर, मेस के ड्रेस कोड के अंदर एक बदलाव किया जो काफ़ी अच्छा बदलाव है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कुर्ता पजामा जो है इसकी शुरुआत करी है, जैसे नेहरू जैकेट भी आप देख सकते हैं, और इसको कहा गया कि वरिष्ठ अधिकारी इसको पहनकर आएंगे। ये ड्रेस कोड जो है मेस के अंदर लेकर आया जा रहा है। और इसके अलावा ये तो भारतीय नौसेना की बात करें, भारतीय सेना की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो अंग्रेज़ों के समय में ज़्यादा चला करती थी, जैसे रात्रि भोज में पाइप बैंड, क्योंकि उनके वहाँ पर ये चीज़ें चला करती थी। घोड़े बग्गी खींचते थे, ये उनके वहाँ पर चला करता था। ये सब चीज़ें भी कहा कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मतलब जो चीज़ें कॉलोनियल टाइम से चलती आ रही थी उसको यहाँ पर रोका गया। हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने कहा कि भाई अगर मेस में जाना है तो हम अपनी जो पारंपरिक पोशाक है इसको डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें जो कॉलोनियल लेगेसी वाली पोशाकें हमें वही डाल दी हैं। वैसे जहाँ तक मुझे पता है हम लोगों के टाइम पे तो ये नहीं था। लबासना के अंदर मेरे ख्याल से अभी तक ये चीज़ नहीं शुरू हुई होगी, लेकिन जब आप लबासना जाते हैं तो आप इस चीज़ के बारे में उनको रेफरेंस ज़रूर दे सकते हैं। उनको कह सकते हैं कि देखिए नौसेना के अंदर ये चीज़ शुरू हो चुकी है, तो क्यों ना हम लबासना के अंदर भी अपनी पारंपरिक पोशाक के अंदर यहाँ आ पाएँ, भोजन कर सकें। इस चीज़ की कहीं ना कहीं अनुमति आपको मिलनी चाहिए। और अगर आप उनको आपका आइडिया पसंद आता है, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पसंद आएगा क्योंकि पहले से ही नौसेना इसको एक्सेप्ट कर चुकी है, तो यहाँ पर वो आपके आइडिया को वहाँ पर इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो एक बार ज़रूर उनको बताइएगा जब आप लबासना जाते हैं तो कि इस तरीके से चीज़ नौसेना में हो चुकी है, वहाँ पर भी मेस के अंदर। क्योंकि देखिए जब हम सेना की बात करते हैं वहाँ से ज़्यादा डिसिप्लिन तो कहीं नहीं होता है। तो जब वो भी अपनी पारंपरिक पोशाक को यहाँ पर पहनने के लिए तैयार है, तो हम लबासना के अंदर भी हमें ये चीज़ अलाउड होनी चाहिए, या फिर यहाँ पर इस चीज़ को लेकर बात करी जा सकती है कि जब हम मेस में आ रहे हैं तो हमें ये चीज़ डालने की अनुमति मिलनी चाहिए। ठीक है, हो सकता है आपकी बात मान लें, और फिर तो मतलब आपको लाइफ टाइम ये बात याद रहेगी कि एक चीज़ करी गई थी जिसकी वजह से आने वाले कितने सारे ऑफिसर्स ऐसे होंगे जो आपको थैंक्स करेंगे कि यहाँ पर अब हमें फॉर्मल्स नहीं डालने, हम पारंपरिक पोशाक के अंदर भी डिनर करने के लिए जा सकते हैं। खैर, राष्ट्रीय ध्वज की बात कर रहे थे, तो राष्ट्रीय ध्वज की बात करते हैं तो इनको डिज़ाइन किसने किया था, तो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो थे पिंगली वेंकैया जी, उनके द्वारा इसे डिज़ाइन किया गया था कि 3 रंग होने चाहिए, बीच में जो चक्र है वो होना चाहिए। और 7 अगस्त 1906 वो दिन था, कोलकाता के अंदर ग्रीन पार्क के अंदर पहली बार इस ध्वज को फहराया गया था। ठीक है, तो ये लोकेशन भी ज़रूरी है और किसके द्वारा लेकर आया गया, किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया वो भी ज़रूरी है। ठीक है, इसके साथ साथ जो पूरा झंडा आपका होता है, पूरा ध्वज जो है ये 3:2 के अंदर होता है। जो अगर हम बात करते हैं लंबाई चौड़ाई की, तो यहाँ पर 3:2 के अंदर ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, याद रहेगा इतनी चीज़ें। चलिए अब बात आती है कि देखो हमने नौसेना की बात कर ली, हमने वैसे भारतीय सेना की भी बात कर ली कि क्या क्या यहाँ पर हमें बदलाव जो है वो देखने को मिल रहे हैं। हमने कर्तव्य पथ, राजपथ की बात भी कर ली कि राजपथ से बदल के अब हम कर्तव्य पथ पर आ चुके हैं। पर क्या आप और कुछ ऐसे उदाहरण दे सकते हैं जहां पर हमने कुछ ऐसे बदलाव किए हों जो हमें कहीं ना कहीं ब्रिटिश लेगेसी से, कॉलोनियल लेगेसी से दूर लेकर जाते हैं?
इंडिया गेट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है उनकी प्रतिमा को स्थापित किया गया। तो पहले यहाँ पर किसकी प्रतिमा थी? पहले यहाँ पे किंग जॉर्ज द फिफ्थ की प्रतिमा लगी हुई थी, उनका स्टैचू था। पर बात यह है कि अंग्रेज चले गए, किंग जॉर्ज द फिफ्थ के स्टैचू को छोड़ गए। हम क्या करेंगे? अपने साथ ले जाते हैं उनको, क्योंकि वो हमारे लिए तो उतने महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण कौन है? हमारे लिए महत्वपूर्ण है सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, तो उनकी प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है। नेताजी की जो प्रतिमा है वो यहाँ पर लगाई गई है। 23 जनवरी को इस प्रतिमा को लगाया गया था और इसी वजह से 23 जनवरी ये एक खास दिन के तौर पर मनाया जाता है। बताइए किस तौर पर? पराक्रम दिवस। ठीक है, क्योंकि जो सुभाष चंद्र बोस जी जो थे वो अपने वेलर, अपने करेज के लिए जाने जाते थे, अपने पराक्रम के लिए जाने जाते थे। इसी वजह से पराक्रम दिवस जो है वो इस दिन मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ देखो 26 जनवरी जब है हमारा रिपब्लिक डे जो होता है, इस दिन बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो होती है ये करी जाती है। और पहले के टाइम पर ये अंग्रेजी राजा जो हुआ करते थे, वहाँ के महाराजा हुआ करते थे, जो वहाँ पर किंग और क्वीन आप कह सकते हैं, जो रानियाँ हुआ करती थी, उनके लिए ये बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी करी जाती थी। इसमें क्या होता था? उनका ही म्यूज़िक जो है वो बजाया जाता था, उनके ही जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है उसका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जब वो चले गए हमने सोचा कि भाई आज भी हम बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी कर रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, लेकिन हम उनका म्यूज़िक क्यों बजाएं? हम उनके म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट क्यों बजाएं? हम तो अपना म्यूज़िक बजाएंगे ना। तो इसके अंदर इसको इंडिजनाइज किया गया। इसमें भी जो वो मेक इन इंडिया वाला जो टच था वो दिया गया। संतूर को ऐड किया गया, सितार को ऐड किया गया, तबले को ऐड किया गया कि हम ये जो इंस्ट्रूमेंट है उसको डालेंगे। ठीक है, और इसमें सारे जहां से अच्छा इस तरीके के जो गाने थे वो इसमें शामिल किए गए, ताकि एक वो इंडियननेस, जो वो भारतीयता है, वो इसके अंदर डाली जा सके। ठीक है, ए मेरे वतन के लोगों, उस गाने को भी इसमें शामिल किया गया कि हम उनके गाने या उनका म्यूज़िक क्यों सुने जब हमारे पास अपने गाने हैं जो जिसके ज़रिए हम अपने लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में अगर कोई अंग्रेज़ी गाना या फिर उनका कुछ ऐसा देशभक्ति का गाना चल रहा है, या फिर ए मेरे वतन के लोगों या सारे जहाँ से अच्छा चल रहा है, तो मेरे हिसाब से आप लोग अपने गाने से ज़्यादा अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से रिलेट कर पाएंगे। और वही चीज़ यहाँ पर करी भी गई है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि हम जो ब्रिटिश विरासत है, ब्रिटिश परंपराएं हैं, उससे अपने आप को दूर कर रहे हैं। और उसके पीछे का कारण भी हमने देखा, क्योंकि अब हम अपनी परंपराओं, अपनी विरासत जो है उसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इंसिग्निया चेंज किया, ध्वज जो था वो चेंज किया, हमने नामों के अंदर भी बदलाव किया, हमने यहाँ पर पोशाक के अंदर भी बदलाव किया, हमने यहाँ पर जो सड़कों के नाम थे उसमें भी बदलाव किया, हमने स्टैचू जो हमारे थे वो लगाने शुरू करे, और साथ ही साथ जो एक सोल होती है किसी भी फंक्शन की, म्यूज़िक, ठीक है, उसके अंदर भी हमने बदलाव करना शुरू किया। जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स थे उसके अंदर भी हमने बदलाव करना शुरू किया।